दिक्कत हो जाती है। ओके, सो सैलरी अलाउड, एडवांस टैक्स नॉट अलाउड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नॉट अलाउड, इंश्योरेंस शॉप का अलाउड है बट ओन लाइफ का अलाउड नहीं है, रेंट अलाउड है, फ्री सैंपल दैट इज एडवर्टाइजमेंट इज अलाउड, देन वेल्थ टैक्स जो है नॉट अलाउड है, स्टेशनरी बिजनेस में हो सकती है सो उसको अलाउड रखेंगे हम लोग, डेप्रीसिएशन हो सकता है बिजनेस में, और नीचे कोई भी उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इट इज अलाउड ओनली। बोनस टू स्टाफ दे सकते हैं आप पेमेंट बेसिस पे, तो बोनस इज अलाउड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अभी इधर पे याद रखना, अगर बोनस डिक्लेयर्ड है ना तो अलाउड नहीं है, हाँ, तो ये चीज याद रखना है आपको, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बोनस इज ओनली टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, तो यहाँ पे भी इट इज अलाउड ऑन रिसीव बेसिस ओनली, तो बोनस के लिए याद रखना है आपको ये चीज। ठीक है, कभी कभी आता है बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉट एन एक्सपेंस, ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो इट। ठीक है, प्रोविजन फॉर बोनस इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, ओके। द थिंग इज नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज रिलेटेड टू बिजनेस, राइट और नॉट? Yes, sir. Right, Yes, sir. sir. डिविडेंड चलेगा क्या? No. नो, No. दोनों डिविडेंड नहीं चलेगा, वेदर इट इज फ्रॉम इंडियन कंपनी और इट इज फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इट इज नॉट एट ऑल द इनकम फ्रॉम Correct. बिजनेस। ओके, इट इज नॉट अलाउड। ओके, बैड डेट्स रिकवर्ड इज बिजनेस ओनली। ठीक है, नाउ एक कुछ यहाँ पर नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है बैड डेट से रिलेटेड, वो थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे बैड डेट्स के ऊपर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज नॉट अ बिजनेस इनकम, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो पहले हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। So it is advance tax, then provision for bad debts, insurance of own life on the left side, then wealth tax, then that's it. Okay, on the right side, dividend from Indian company, dividend from foreign company, then winning from lottery. ठीक है, मैंने जहां पर आपको भेजा था, आई थिंक मैंने yesterday आपको ये इंफॉर्मेशन भेजने को था, तो लेकिन अभी पता नहीं, अभी वो होगी यहाँ पे, ये वेट, हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंटिन्यू करके एक बनाया था। ठीक है, ये मैं yesterday मैंने भेजना था मुझे, बट आई डोंट नो इफ इट इज गॉन और नॉट, कल से नेटवर्क नहीं चल रहा था तो आई डोंट नो। ये भेजा है, अरे नीचे इनकम का भी भेजा था लेकिन वो भी नहीं हुआ अभी, शिट, इनकम का ही बनाया था लेकिन नीचे नहीं है। ठीक है, अब मैं आज बना के मैं उसको आज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सो जब इनकम का मेंशन किया था तो वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था, ठीक है, कि ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और ज्यादातर आप अपने दिमाग लगाया करो कि इज इट रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस में हो सकता है क्या ये चीज, बैड डेट्स रिकवरी इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। ठीक है, नाउ इट सेज, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली एडजस्टमेंट है, salary include 1900 paid as salary to staff for conducting market research, allowed है क्या? No, sir. Yes. अच्छा, allowed है या नहीं? Yes, sir. Allowed. आपने, हाँ, कॉमन कॉमन सेंस देख लो ना, आपने सैलरी किसको पे किया है? एक तो स्टाफ को पे किया है, क्यों पे किया है? ताकि वो मार्केट रिसर्च कर सके, मार्केट रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ओनली। ठीक है, तो इसमें कोई भी पर्सनल यहाँ पे एंगल मुझे दिखता नहीं है, तो किस हिसाब से आप इसको डिसअलाउड करेंगे? तो सर क्या करना है इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का? कुछ करना नहीं, इग्नोर करो। ठीक है, ये तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं आपको कि एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड 1900 फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो आप बताओ बिजनेस में किसका प्रमोशन होगा? न्यू प्रोडक्ट का ही प्रमोशन होगा, ओल्ड प्रोडक्ट का प्रमोशन होने दो, किसी का भी होने दो, एज फार एज इट इज रिलेटेड टू बिजनेस इट इज अलाउड। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया, इसमें नॉट अलाउड रखने जैसा कुछ है नहीं, तो हर एडजस्टमेंट जो दी हुई होती है वो नॉट अलाउड के लिए दी होती है, ये वाला परसेप्शन आपका जो है वो रॉन्ग यहाँ पे प्रूव होता है। ठीक है, एग्रीड? आगे बढ़ू? तो इसको क्या Yes, करना है? इसको इग्नोर Yes, करना sir. है, या आप इग्नोर कर सकते हैं, और जो भी चीज रिलेटेड टू बिजनेस होती है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एकदम क्लियर कट आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज bad debts recovered were not allowed as reduction in the earlier year during which it was written off.
ठीक है, इससे पहले आपने उसको बैड डेट्स नहीं माना था, बताओ क्या उसकी रिकवरी रिकवरी मानी जाएगी? बोलो। No, sir. No, sir. सो अब तक तो हम लोग यही मानते आए थे ना कि बैड डेट्स इज रिलेटेड टू बिजनेस, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पहले इसको हमने बैड डेट्स करके बुक में लिखा होगा, करेक्ट, पहले मैंने इसको बैड डेट्स करके बुक में लिखा होगा और उसके बाद इसकी रिकवरी को हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी मानेंगे, बराबर ना? तो जब आप किसी भी चीज को बैड डेट्स मानते हैं तब उसकी रिकवरी क्या होती है, रिकवरी होती है। सो इससे पहले आपने इसको बैड डेट्स करके कभी बुक में लिखा ही नहीं, ठीक है, तो अब उसकी रिकवरी भी रिकवरी नहीं मानी जाएगी। तो करना क्या है सर इसको, नाउ इट विल नॉट बी अलाउड, समझा? सी बैड डेट्स इज अलाउड, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, ठीक है, बैड डेट्स इज अलाउड, लेकिन यहाँ पर बैड डेट्स के बारे में क्लियरली मेंशन किया है कि बैड डेट्स जो है वो इससे पहले आपने उसको बैड डेट्स नहीं माना था, इट वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन दी अर्लियर ईयर ड्यूरिंग विच इट वाज रिटर्न ऑफ। इन्होंने रिटर्न ऑफ किया था लेकिन उस ईयर में इनकम टैक्स ने इनको अलाउ नहीं किया था लिखने के लिए, यहाँ पे बैड डेट्स लिखने के लिए अलाउ नहीं किया था। मे बी उन्होंने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा होता, अभी जैसे हमने ये भी बैड डेट्स को अलाउ नहीं किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करके लिखा हुआ है, हमने ये भी अलाउड नहीं रखा हुआ है, ठीक है, इससे पहले भी इसको अलाउ नहीं किया था हमने, ठीक है। तो इस चीज की रिकवरी भी जो है वो रिकवरी नहीं मानी जाएगी, मतलब बिजनेस इसके ऊपर टैक्स पे क्यों करें, वेरी सिंपल, ठीक है। सो इट इज नॉट एट ऑल बिजनेस इनकम, ठीक है, बिकॉज इट वॉज नॉट अर्लियर आइडेंटिफाइड एज बैड डेट्स, उसका रिकवरी भी रिकवरी नहीं माना जाएगा। इज देयर एनी डाउट? No, No, sir. है ना? तो कॉमन सेंस आपके लिए ये है कि बेटा बैड डेट्स को पहले अलाउ करना चाहिए आपको, ठीक है, तब उसकी रिकवरी हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी मानी जाएगी, ठीक है। तो क्लियरली नीचे लिखा हुआ है इट वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, व्हेन इट वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अभी भी अलाउ नहीं करना है, एकदम सिंपल चीज याद रखना है। व्हेन इट वाज अलाउड अर्लियर अभी भी आपको अलाउ करना है, व्हेन इट वाज नॉट अलाउड अर्लियर इट इज नॉट अलाउड, सिंपल एकदम क्लियर, सीधा सीधा जाना है, इट वाज नॉट अलाउड नॉट अलाउड, इट इज अलाउड, ठीक है, सिंपल सा ये पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब वापस से हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं एक्सपेंसेस नॉट अलाउड का, एडवांस टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, ओन लाइफ इंश्योरेंस हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, बस राइट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट तो छोड़ दो, हाँ डिविडेंड है, बैड डेट्स है और विनिंग फ्रॉम लॉटरी है। मुझे वापस से नहीं एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने बैड डेट्स क्यों ले लिया व्हेन इट वाज रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, मैं मना क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बट इट इज नॉट एन इनकम। क्यों? क्योंकि रिकवरी तब इनकम मानी जाती है जब इससे पहले उसको बैड डेट्स माना गया था। तो कोई चीज जब आपका लॉस ही नहीं है तो उसके आने वाली चीज आपकी रिकवरी कैसे हो सकती है? तो पहले उसकी आज रिकवरी होने के लिए उसकी पहले कुछ तो भी उसके पीछे क्या होना चाहिए, उसका लॉस होना चाहिए। तो यू डिड नॉट कंसिडर इट एज लॉस, तो उसकी रिकवरी भी आपकी रिकवरी नहीं मानी जाएगी, इसलिए मैंने उसको नॉट अलाउड रखा है। और ये इसके बाद भी कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, बट इट इज नॉट अलाउड, हाँ मतलब इट इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम, ठीक है। ओके, सो आई विल टेक एन एक्सेल शीट नाउ। ओके, सो इट्स पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये बोल रहे हो कि सर हम लोग ये क्वेश्चन खुद कर लेते हैं ना, ऐसे ही बोला ना आप लोगों ने? किसने भी एग्री नहीं किया, मतलब आप लोग बोल रहे हैं नहीं सर आप ही करवाओ। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ओके, तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं नेट प्रॉफिट,
क्वेश्चन में से देखना है नेट प्रॉफिट कितना है और यहाँ पे लिख देना है सर. सो नेट प्रॉफिट इज हियर 88,500. 88,500. ठीक है. So we are going to deduct those expenses which are not allowed, and then we are going to add those expenses which are not allowed, and we are going to deduct those incomes which are not allowed. So not allowed expenses, not allowed income. ठीक है. यहाँ पे allowed income और यहाँ पे allowed expenses होने चाहिए. ठीक है. तो ऐसे तो ज्यादातर अलाउड वाले पार्ट होते ही नहीं. अलाउड मतलब नीचे एडजस्टमेंट में दिए होते हैं, ऊपर का कुछ नहीं. ऊपर की बात हम लोग कर ही नहीं रहे. ठीक है. ओके, नाउ स्टार्ट. एक्सपेंसेस से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एडवांस टैक्स. ठीक है. एडवांस टैक्स इज 1,100. मुझे बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं आ रही है, तो मेरी आवाज क्लियर है ना? क्या आप मुझे सुन? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. मैं तो पता चला कई टाइम तक के ऐसा रहता है कि मैं भी खुद म्यूट होता हूँ, मुझे पता नहीं होता कि मैं म्यूट हूँ. 3,600. ओके. नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस. तो क्लियर लिखना है आपको. लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस ऑफ ओन लाइफ, जो भी लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस इज 1250. Then we have wealth tax. Wealth tax is 1850. Then we have nothing now. ये की जरूरत नहीं है हम लोगों को. डिलीट. ओके. सो इसको टोटल करके बाहर ले लूं. ठीक है. दिस इज द आइटम ऑफ एडिशन. तो आप ऐड करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं, या ऐड और माइनस दोनों साथ में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी. डिविडेंड फ्रॉम, पहले है इंडियन कंपनी. वैसे मुझे बताने का बिल्कुल मन है कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी का क्या करना है और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी का क्या करना है. ठीक है. वैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे बीच बीच में पूछना चाहूंगा ही कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं एज फार एज टैक्सेबिलिटी इज कंसर्न? सिखाया है मैंने फर्स्ट चैप्टर में, और अभी कुछ नया मैं बताने वाला भी नहीं हूँ. बैड डेट्स मैंने ले लिया है. उसके आगे मैं लिख देता हूँ नॉट अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर. अच्छा, आप लोग कुछ बता रहे थे मुझे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी के बारे में. अच्छा, मैं चैट बॉक्स देख नहीं रहा हूँ, मुझे चैट बॉक्स भी देखना है, बट सिंस मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था इस वजह से मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा. इफ समथिंग इज देयर इन द चैट बॉक्स तो मैं फिलहाल देखता हूँ. तब तक कि किसी को कोई आइडिया आता है तो बताओ, या फिर मान लो सर आप कितना भी पढ़ाएंगे हम लोग तो नहीं पढ़ने वाले, भूल जाओ. ठीक है. इट इज 84,300. ओके. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज नॉन टैक्सेबल. करेक्ट है बीबी हाजरा. शाह रिजवाना ने भी ऊपर वही लिखा हुआ है. नॉट एप्लीकेबल भी लिखा है किसी ने, सरदार फलक ने, वो भी करेक्ट है. शाह रिजवाना का भी आंसर करेक्ट है. लेकिन मैं अप्रोप्रिएट एक वर्ड देखना चाह रहा था जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है. ठीक है. मैंने आपको लिखाया है नॉन टैक्सेबल इज द करेक्ट आंसर, बट हमने वर्ड नॉन टैक्सेबल नहीं लिखा था, हमने वर्ड एग्जेम्प्ट लिखा था. करेक्ट ना? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट. ठीक है. एनीवेज इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. वेरी गुड. प्रेम ने भी आंसर किया है. ठीक है. कौन ने? नहीं, प्रेम ने नॉन टैक्सेबल लिखा है, रिजवाना ने लिखा है फुल्ली एग्जेम्प्ट. ठीक है, करेक्ट.
ओके, फिर काजल ने भी वही आंसर दिया है। ओके, वेरी गुड। इनकम फ्रॉम बिजनेस। अरे तुम लोग ऐसे पढ़ोगे ना, क्या होगा पता है, फिर मेरे को आगे पढ़ाने जैसा कुछ नहीं पता। नेक्स्ट चैप्टर इज दिस ओनली ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली। तो मैं सोच रहा था कि तुम लोग को ये नहीं आएगा, मैं सोच रहा था मन में नहीं आपको नहीं पता होना चाहिए, बट फिर भी आपको पता है इस चीज का आंसर। मनीष ने भी करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, सो आप लोग तो एग्री ही नहीं हुए कि नहीं सर आप पढ़ाएंगे हम लोग पढ़ेंगे, आप पढ़ाएंगे हम लोग पढ़ेंगे, आप कितना पढ़ाना चाह रहे हैं पढ़ाओ, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया, अब तो पढ़ाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9.14, 9.14। ओके, चलो कोई चीज़ नहीं आपको मालूम है, तो मैंने क्या किया है, नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउड ऐड कर दिए और सारे इनकम जो नहीं होने चाहिए थे वहां पर वो मैंने उसको लेस कर दिया है। ठीक है, एंड वी गॉट इनकम फ्रॉम बिजनेस, दैट्स इट। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो यही है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, जिसका काफी सारा पार्ट आप लोगों को पता है, काफी सारा पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। जैसे मैंने एग्रीकल्चर के बारे में सिखाया है, बताओ क्या सिखाया मैंने एग्रीकल्चर के बारे में आपको? ओके, सो दिस इज फॉरवर्डेड, 9.14 इलस्ट्रेशंस का आंसर मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग, आई विल गिव। ओके, अभी कोई लेटेस्ट आंसर नहीं मिला ना? हाँ वही लास्ट वाला। बताओ भैया मैंने एग्रीकल्चर के बारे में आपको क्या बताया है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, अब शायद आप लोग आंसर कर पाएंगे। दिस इज फॉर बैफ, दिस लिंक इज फॉर बैफ। अच्छा, इन इंडिया, हाँ काजल ने आंसर किया है नॉन टैक्सेबल, एग्रीकल्चर पूजा जायसवाल ने आंसर किया एग्जेम्प्ट, मौर्य ने कि वो इंडियन रहेगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, करेक्ट है। शाह रिजवाना ने ऊपर आंसर किया है इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ इट इज फ्रॉम इंडिया, वेरी गुड। फिर ये 66 सरदार फलक है, उसने भी आंसर किया है, बराबर है। बीबी हाजरा ने करेक्ट आंसर किया है, और बस ना। ओके, और यहाँ पर मनीष ने आंसर किया है, काजल ने आंसर किया है। ओके, तो फिर क्या, मैंने दो टॉपिक तो वैसे ही आपको बता दिए, डिविडेंड से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। दिस अटेंडेंस लिंक इज फॉर बैफ एंड बीएफएम, बीएफएम का ये। ओके, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अरे बेटा इनसाइड, इनसाइड इनसाइड इंडिया वाला, हम लोग ने पूरे वर्ल्ड का ठेका नहीं लिया है। ठीक है, इंडिया का टैक्सेबल है। पूजा ने बोल दिया सर पास्ट, पास्ट टैक्स इज ऑल्सो, लेकिन पास्ट इज नॉन टैक्सेबल, एग्जाम नहीं। अरे बाबा मैंने किसी को तो भेज दिया है, रुको, हाँ गलत अटेंडेंस भेज दिया मैंने किसी को, तो पूजा जायसवाल को भेज दिया है। हाँ देखो, हाँ नॉन टैक्सेबल है। बाकी एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इंडिया का जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, देन वी हैव डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन बैंक। ठीक है, एंड डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, मतलब जो भी चीज़ें रजिस्टर्ड होती है इंडिया में। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब रजिस्टर्ड इंडियन कंपनीज में जो जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, सारी क्या है, एग्जेम्प्ट है। इवन अगर डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड का दे रहा है तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो डिविडेंड वर्ड याद रखने का, और डिविडेंड वर्ड के साथ एक चीज़ याद रखने का कि डिविडेंड अगर फॉरेन कंपनी का है तो क्या होगा, फॉरेन कंपनी का है तो अरे बोलो टैक्सेबल है, हाँ सरदार फलक ने बोला टैक्सेबल है।
काजल ने बोला, मुझे सबके नाम नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, काजल, मनीष, बीबी हाजरा, रिजवाना, अरे बेटा तुम लोग तो एकदम आगे निकल गए। डिविडेंड टॉपिक ओवर, अब नहीं पढ़ाने वाला मैं डिविडेंड आपको। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जाम, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन बैंक इज एग्जाम। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई और बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं, ठीक है, डिविडेंड इज एग्जाम। उसके बाद जो अगर आपका डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है तो इट इज टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव, ठीक है, वो भी टैक्सेबल है, क्योंकि वो डीडीटी वो लोग पे नहीं करते हैं, इसीलिए वो टैक्सेबल है। तो कोऑपरेटिव देख के गड़बड़ा मत जाना, इट इज नॉट अ कंपनी, है ना। कोऑपरेटिव कैसे कंपनी हो सकता है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक सब टैक्सेबल है, फॉरेन टैक्सेबल है। ठीक है, इंटरेस्ट तो बेटा सबका टैक्सेबल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे कंपनी का हो, चाहे वो किसी का भी हो। इंटरेस्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल, सिवाय कुछ इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बस बाकी बाकी किसी का भी इंटरेस्ट हो वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो हमने 2-3 टॉपिक आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। ऑब्वियसली इसके ऊपर नोट्स के साथ हम लोग डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, और वो नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बस आपको लॉटरी के बारे में क्या लगता है, लॉटरी के बारे में, लॉटरी इनकम? टैक्सेबल। सुष्मिता ने बोला टैक्सेबल है, फिर निधि ने बोला टैक्सेबल है, अरे वेरी गुड। मतलब मैं पढ़ाऊं ही नहीं क्या तुम लोगों को? रिजवाना ने बोला नॉन टैक्सेबल, क्यों बेटा लॉटरी में क्या है ऐसा जो नॉन टैक्सेबल होगा? इट इज टैक्सेबल ओनली। ठीक है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। और लॉटरी से कोई भी एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड नहीं है। यस, आपने सही सुना, लॉटरी से कोई भी एक्सपेंस माइनस करना अलाउड नहीं है, जबकि अदर सोर्सेस में सारे इनकम ऐसे है जहां से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हो, बट लॉटरी इज समथिंग जहां से आपको कोई भी एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने लॉटरी टिकट खरीदी है 5000 की, ठीक है, लॉटरी टिकट आपने खरीदी है 5000 की, लॉटरी लगी आपको 1000 की, बोलो इनकम कितना है? हाँ, हम लोग अदर सोर्सेस पढ़ रहे हैं। यस पूजा, हम लोग अदर सोर्सेस पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर है। पूजा ने बोला 1000। अरे तुम लोग को आंसर पता कैसे होता है? ठीक है, यस, द करेक्ट आंसर इज 1000 ओनली। मतलब बेचारे को लॉस हुआ है देखा जाए तो 4000 का, बट नो, नहीं, 4000 का लॉस है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप 1000 इनकम में से उसकी लॉटरी एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड। उसको 1000 का इनकम हुआ है, उसमें से कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं होगा। और तो और एक सदमा आपके लिए रेडी है। लॉटरी बहुत यूनिक इनकम होता है, यूनिक इन द सेंस उसमें से कोई एक्सपेंसेस पहली बार तो आप माइनस नहीं कर सकते। दूसरा, लॉटरी इज टैक्सेबल एट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। मुझे बताओ हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स क्या है इंडिया में? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स क्या है, जल्दी बोलो। इंडिया में रहते हैं आप लोग, हाईएस्ट रेट ऑफ क्या है इनकम टैक्स का? या अल्लाह, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा है, मैं तो कोई और पूछता तो बोलते जाबिर सर पढ़ाते क्या है, ऐसा बोलते। निधि ने बोला 50%। अरे नहीं बेटा, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा था वैसे कंपनी वगैरह की केस में है 50%, इट इज 30%। ठीक है, इट इज 5%, 28%. इट इज 5%, देन इट इज 20%, 10% तो है ही नहीं, टैक्स रेट ही नहीं है, तो इट इज 5%, देन इट इज 20%, एंड देन इट इज 30%। ठीक है, लास्ट जो ब्रैकेट है जो इंडियन इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है दैट इज 30%। ठीक है, तो लॉटरी के ऊपर भी 30% टैक्स लगता है। बेचारे बंदे को पूरे साल में कोई भी प्रॉफिट ना हुआ हो, ठीक है, तो भी उसको लॉटरी पे 30% पे करना है अगर लॉटरी इनकम है तो। 5% मिनिमम है और मैक्सिमम 30% है सिमरन, स्टार्ट होता है। मैंने ये सेमेस्टर में नहीं है वो, इट इज इन दी नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर जो है तुम्हारा इसी के ऊपर है ना। इस ईयर आप इनकम देखेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको टैक्स करेंगे। नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब कुछ महीनों में आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर, तो वहाँ पे आप टैक्स उसके ऊपर पे करेंगे। ठीक है, so that is important।
एनीवेज कुछ फैक्ट्स थे लॉटरी के बारे में, वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। मतलब हाफ हमारा हो गया, थोड़ा कुछ बाकी है, वो हम लोग आराम से कल बैठ के क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कल मिलेगा शायद लेक्चर मुझे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा लास्ट हेड जो है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देन वी विल बी पेंडिंग विद डिडक्शन। दैट्स इट। थोड़ा जल्दी तुम लोग को छोड़कर, ताकि तुम लोग स्टडी लीव करें, ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स? सर सेम 3 के बाद कितने डेज का हॉलीडे होगा? हॉलीडे ही हॉलीडे है, 15 से कॉलेज खुलने वाला है, 15 नवंबर से। सर क्या बोल रहा है सर, फिर से बोलिए। मैंने बोला कि 15 से ये क्वेश्चन पूछा मुझे, एक तो ये लोग पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, मतलब पर्सनली पूछते हैं, डायरेक्ट मैसेज। तो सेम 3 का जो है वो एग्जाम हो जाएगा आपका, नेक्स्ट डे से आपको छुट्टी मिल जाएगी प्रोबेबली, या नहीं भी है तो 1 नवंबर से वैसे ऑफिशियल हॉलीडे है, 1 to 14। दैट्स इट। हॉलीडेज के बारे में बता रहा था। ओके, आई होप सब हो गया। तो अब हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। ये कुछ भी आ जाता है स्क्रीन पे, कॉलेज के नेटवर्क पे ही सब आता है। ठीक है बेटा, इसको वाइंड अप कैसे करूं फिर मैं? स्क्रीनिंग हाइड तो बोल तो रहा हूं, नहीं हो रहा है। ओके, हो गया, चलो एंड करता हूँ मैं मीटिंग को। यू वेलकम, यू वेलकम, यू वेलकम। एंड कर रहा हूँ।